हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज में आज हम सीडीपी का मॉक टेस्ट नंबर 10 करेंगे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट देते रहिए और उसमें जो क्वेश्चंस अगर आपके गलत होते हैं तो उनको ध्यान से देखिए, उससे रिलेटेड लिटरेचर को पढ़िए, वीडियो सुनिए, समझिए, क्योंकि गलती जो है ना वो एक स्कोप देगी, आपको पता लगाती है वो कि आपको क्या चीज नहीं आ रही है। अभी की गलती इतना दुख नहीं देगी, एग्जाम में अगर वो की तो वो 1 मार्क्स ले जाएगी। तो इसी सोच के साथ कि एग्जाम में गलती नहीं करनी, अभी प्रैक्टिस बहुत करनी है, वही करते रहेंगे। तो ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वी समटाइम्स अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम कभी कभी समस्याओं का समाधान उन्हीं तकनीकों का प्रयोग करते हुए करने का प्रयास करते हैं जो पहले इसी प्रकार की परिस्थितियों में सफल रही थी। यानी कि पहले हमने कोई टेक्निक लगाई थी, वो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, अब हम उसी टेक्निक को दोबारा लगा रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा? बेटा, ये मेथड कहलाएगा एनोलॉजी। जैसे कि आपने एनोलॉजी में भी देखा ही है, जैसे हमारा 2 4 और फिर कहा जाता है 8, तो हम एनोलॉजी लगाते हैं ना, हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि ये जो है ये 2 का स्क्वायर है तो 4 आ गया, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो एनोलॉजी बेस्ड होते हैं, यानी कि एक संबंध जिससे हमने पहले किसी प्रीवियस चीज में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती थी और उसी को फिर हम नई प्रॉब्लम आती है तो उसी तकनीक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाती है एनोलॉजी। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर का मतलब यह है कि आप बहुत सारे अटेम्प्ट करते रहते हो और उसके बाद आप एरर करते रहते हो, यानी ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, बिना देखे आप जो है वो कर रहे हो, वो ट्रायल एंड एरर है। आपके ए बी सी डी ऑप्शन है, आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, आप ए को भी फिट करके कोशिश कर रहे हो करने की, बी को भी कर रहे हो, तो वो ट्रायल और एरर यानी प्रयास और भूल विधि। आप प्रयास कर रहे हो और वो प्रयास से अगर वो नहीं लग रहा तो फिर आप दूसरा प्रयास कर रहे हो, तो वो कहलाती है ट्रायल एंड एरर। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम जो होता है ना वो एक सेट प्रोसीजर होता है जिसको अगर फॉलो किया जाता है तो हमेशा हमारा उत्तर करेक्ट आंसर मिलता है। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर हम 24 को अगर हम मान ले 12 से ऐड करते हैं तो हम कहेंगे कि बच्चों पहले यूनिट्स के प्लेस को ऐड करते हैं, 4 और 2 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, फिर टेंस के प्लेस ऐड करते हैं। तो अगर एक प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर सीक्वेंस से अगर आप फॉलो करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर को करेंगे तो वो कहलाता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम तो इसका आंसर नहीं है। ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स जो होते हैं ना वो हमारे मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जो हमारे ह्यूरिस्टिक्स होते हैं बेटा वो 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है सब गोल एनालिसिस। एक बहुत बड़ा गोल मान लीजिए, यानी कि आपको रीट का पेपर क्लियर करना है, आपने सीडीपी का कोर्स पूरा करना है एग्जाम आने से पहले, तो आपने छोटे छोटे गोल रखे कि मैं एक पहले यूनिट 1 कर लूंगा, फिर मैं यूनिट 2 कर लूंगा। तो उन छोटे छोटे गोलों को पूरा करना, ताकि वो एक मेंटल शॉर्टकट है। एकदम से तो आपको बहुत बड़ा लगेगा कि हाय पूरा सीडीपी का सिलेबस करना है, मगर वो ना करके अगर आप छोटे छोटे गोल्स को करते हो और फिर उस तक पहुंचते हो तो वो कहलाता है सब गोल एनालिसिस। इसके बाद आता है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस में एक एंड होता है, यानी कि जो आपका रीट का एग्जाम होगा वो एक आपका एंड है और आप अभी क्या कर रहे हो, आप मीन्स कर रहे हो, यानी कि आप तैयारी कर रहे हो। उस तैयारी के लिए आप कंटेंट ले रहे हो कहीं से, आप टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो, आप वीडियो सुन रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। तो आप बहुत सारे साधन को युक्त करते हुए आप एक एंड तक बोल रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि ये जो बीच का डिस्टेंस है ना ये कम से कम हो जाए, तो वो कहलाता है मीन्स एंड एनालिसिस। वर्किंग बैकवर्ड, ये एक तरीके का मेंटल शॉर्टकट है। जैसे कि आप कभी घर से जा रहे हो और आपने याद किया कि अरे मैं तो भाई अपना फोन ले जाना ही भूल गई, तो आप बैकवर्ड सोचोगे कि मैं पहले वहां गई थी, वहां गई थी, वहां तो नहीं छोड़ दिया होगा, वहां तो नहीं छोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से आप मेंटली इमेज बनाते हुए जा रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मैंने फोन कहाँ रखा था। तो आप उल्टा उल्टा सोचते जा रहे हो ना कि पहले मैं लास्ट टाइम जैसे ही मैं घर से निकली, दरवाजे से निकली, फिर उससे पहले मैंने क्या किया था, उससे पहले मैं टीवी के पास थी। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो कि फोन कहाँ रखा था, और उसके लिए आप जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो वो है वर्किंग बैकवर्ड। और चौथी होती है एनालॉजी, जो मैंने आपको बता दी, जो कि इस प्रॉब्लम का भी आंसर है। तो ये चारों जो होती हैं वो ह्यूरिस्टिक के अंदर होती हैं। तो ह्यूरिस्टिक, अगर ह्यूरिस्टिक ही दे रखा होता तो वो एक जनरल आंसर होता, मगर यहाँ पे एनालॉजी जो है वो स्पेसिफिकली उसकी एक टाइप पूछ गई,
तो इसलिए इसका आंसर बी एनालॉजी यानी सादृश्य विधि है। दूसरा सवाल, निम्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में घटक दे रखे हैं और सूची 2 में मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम चारों को देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा सबसे पहले एक सरसरी नजर पे, यानी आप स्किम करो, स्किम रीडिंग होती है ना, यानी मोटे तौर पे देखना। तो आपने स्किम रीडिंग करी, लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कि मैं कुछ भी करूं, कितने भी प्रयास करूं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, इस तरीके की भावना पैदा करना, वो लर्न हेल्पलेसनेस कहलाता है। कॉग्निटिव मैप, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अब मेरे को ये श्योरिटी की थी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ना, यानी देख कर सीखने का सिद्धांत, ये तो मुझे पूरा पता था कि आर जो है वो बेंड्यूरा ने दी है। तो भाई मैंने आर का 1 लगा लिया। आर का 1 किस में है? इसमें है। तो मैं इसमें श्योर थी, तो इसमें लगाने के लिए मेरे को ऑप्शन डिसाइड करना आसान हो गया। ठीक है, इसके बाद आ गया कॉग्निटिव मैप के बारे में हम बताएंगे। कॉग्निटिव मैप की बात जो की थी वो टॉलमैन ने की थी। उसने चूहों का जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कहा था चूहों को रास्ता जो था वो एक तरीके से दिमाग में उन्हें याद रह गया था। उनकी जो लर्निंग थी वो लेटेंट लर्निंग थी, वो छुपी हुई थी। उनको रास्ता चाहे पानी डाल दिया उस रास्ते के ऊपर तो भी वो एंड तक पहुंच गए। तो एक तरीके से दिमाग में कोई मैप बनाया, तो वो हो गया कॉग्निटिव मैप जिसकी टॉलमैन ने बात की थी। सो क्यू का 4 हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्यू का भी 4 है, ये भी सही है। अब आ गई हमारी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो एक टेक्निक थी जो कि वुल्फ ने दी थी। वुल्फ ने क्लासिकल कंडीशनिंग की एक टेक्निक थी जिसके अंदर कहा गया था जैसे कि कोई हमारी चीज से हम डरते हैं, फोबियाज और फियर्स को ठीक करने के लिए टेक्निक दी गई थी। जैसे कि ये जो फिगर है ना, ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को शो करती है। क्रमिक असंवेदीकरण, ये लड़की है, ये बहुत ही ज्यादा मकड़ी से डरती है। तो पहले इसे दूर से एक कागज पे मकड़ी दिखाई गई, फिर उसे धीरे धीरे टाइम के साथ कहा गया कि उस कागज को हाथ पे ले, फिर दूर से उसको किसी जो एक्सपेरिमेंटर है उसने अपने हाथ में मकड़ी पकड़ के दिखाई, दूर से धागे से बांध के दिखाई, फिर उसने अपने हाथ में ली, फिर लड़की का डर जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। उसने मकड़ी को अपने हाथ में ले लिया, उसने मकड़ी को छू के रखा, उसने मकड़ी को फिर वो अपने हाथ में एंड में बिठाने लग गई। यानी उसका जो फोबिया था, उसका जो डर था, वो सिस्टमेटिकली दूर किया गया धीरे धीरे टाइम के साथ। उसको इस तरीके से स्टिमुलस को पहले दूर से पेश किया गया उससे रिलेटेड, और फिर धीरे धीरे जो स्टिमुलस जिससे उसे डर पैदा होता था वो फिर उसको देखकर उसका डर खत्म हो गया, क्योंकि उसको इस तरीके से उसको डिसेंसिटाइज किया गया, यानी कि उसका डर मिटाया गया, कभी चित्र दिखाकर, कभी खुद दूर से दिखाकर। तो ये है, वुल्फ ने ये टेक्निक दी थी। ठीक है, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार को मॉडिफिकेशन करने के लिए टेक्निक थी। तो एस का आंसर 3 हो गया भाई, इसमें मेरा एस का आंसर भी ठीक है। अब आ गए लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कोई भी एफर्ट कर लूं मेरे को सफलता तो मिलने ही नहीं है, अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव मानने लग जाना। इस कॉन्सेप्ट को सेलिगमैन ने दिया था। तो ये आ गया हमारा ये, तो इसलिए इसका आंसर है ए। इस तरीके से लगाएंगे, जरूरी नहीं है आपको चारों ही ऑप्शन बिल्कुल पता हो कि ये इसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था। फिर भी अगर आपको अंदाजा है जो सबसे ज्यादा शोर है उसको पकड़ लो, उसको पकड़ के फिर बाकी ऑप्शंस भरते चले जाओ, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो। ये मैच करना है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में हमारी प्रबलन की प्रस्तुति है और लिस्ट 2 में हमारी टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, हमारी कितनी टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होती है। पहला है एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस का प्रेजेंट करना ताकि बिहेवियर डिक्रीज हो। देखो भाई, सबसे पहले तो ये देख लेना, स्ट्रेंथ करना है हमें, बिहेवियर को बढ़ाना है, अच्छे व्यवहार को बढ़ाना है, तो वो किससे होगा? रीइंफोर्समेंट से होगा। ठीक है, अच्छे व्यवहार को बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथ देना, वो रीइंफोर्समेंट है। और रीइंफोर्समेंट चाहे वो पॉजिटिव हो फिर चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, और बुरे व्यवहार को सप्रेस करना, वो होगी हमारी पनिशमेंट। ठीक है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये जनरल आइडिया लेके चलना कि स्ट्रेंथनिंग, एक अच्छे व्यवहार को बढ़ाना, वो रीइंफोर्समेंट है। बुरे व्यवहार को, नकारात्मक अनप्लीजेंट व्यवहार को कम करना, सप्रेस करना, वो पनिशमेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेते चलेंगे, एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस को प्रेजेंट करना ताकि व्यवहार डिक्रीज हो जाए। एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस, ये हो गई हमारी पनिशमेंट 1, प्रेजेंटेशन टाइप, जिसके अंदर कोई बच्चा जो होता है अगर वो होमवर्क नहीं करके आया है तो अब उसके होमवर्क ना करने की अनप्लीजेंट व्यवहार है उसको हमें कम करना है। तो क्या किया, उसको जो है ऐसा व्यवहार वो बार बार ना करे, तो उसको जो है स्कूल के बाद 1 घंटा रोक लिया। तो ये तो एक हमारी प्रेजेंटेशन 1 टाइप की पनिशमेंट है। तो ये आ गई हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट भी कहते हैं जिसको, ये
तो P का तो 3 हो गया, P का 3 यहाँ पे है। देखो मैंने पहला सही लगाया तो मेरे को, अब मैं बाकी जांच सकती हूँ, जांचना हर एक को जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक ही आ गया, आगे के भी देखो, टाइम बहुत है। दूसरा, एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करना ताकि बिहेवियर इंक्रीज हो जाए। अब व्यवहार को बढ़ाना है, आपको रीट का एग्जाम पास करना है तो आपसे कह दिया कि भाई बर्तन तुम मत मांजो, हम ही मांज देंगे, तुम पढ़ाई कर लो। एक बिहेवियर यानी पढ़ाई को बढ़ाना है, और अनप्लीजेंट स्टिमुलस था यानी बर्तन मांजना, उसको हटा लिया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि व्यवहार बढ़ रहा है और अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हटा लिया है। अब एक प्लेजेंट स्टिमुलस को प्रेजेंट करना, यानी टॉफी, मेडल, रिवॉर्ड, ये तो बहुत ही आसान है। आर को पकड़ लो, आर को मिला दो भाई 1 से, तो आर का 1 है, इसमें आर का 1 है। हाँ, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, सकारात्मक प्रबलन है। अब हमारा लास्ट आ गया, एक प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करना ताकि बिहेवियर डिक्रीज हो। अब भाई आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, सारा दिन टीवी देखते रहते हो, टीवी देखना आपको अच्छा लगता है, मगर पढ़ाई ना करना ये कोई अच्छा व्यवहार तो नहीं है, इसको करना है कम। तो भाई आपका टीवी हो गया बंद, आपको हो गई नेगेटिव पनिशमेंट। आपका प्लेजेंट स्टिमुलस था, टीवी देखने में मजा आता था, उसको हटा लिया गया ताकि बिहेवियर जो कि आप पढ़ नहीं रहे थे उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दिया जाए। तो ये कहलाती है हमारी नेगेटिव पनिशमेंट। तो ये आ गया 4, तो हमारा आंसर आ गया डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, कंफ्यूज मत होना, अच्छी तरह से करके जाना, ये जरूर मुझे उम्मीद है कि ये आएगा। अब हमें मैच करनी है, ये हमारी 4 लिस्ट है, 4 टॉपिक्स हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, और लिस्ट 2 के अंदर उनकी डेफिनेशन बता रखी है। तो भाई अब हम लिस्ट लेके चलेंगे। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का थोड़ा बहुत आइडिया है कि प्रॉब्लम जो है, कोई समस्या आती है तो हमें उसका समाधान करना है, तो हम एक तरीके से काम करते हैं ताकि हमें गोल की तरफ पहुंच जाए। तो अब इसकी हमने सारी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना। अब हम अगर एक एक लेके पकड़ के चलेंगे, अब नहीं, हमने इसे ही पकड़ लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आप जो है वांछित लक्ष्यों की ओर जाने के लिए, जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रक्रमण करना। आप जो है डिजायर्ड गोल की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, काम करते हो उसकी तरफ, तो वो कहलाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 4 का तो आर हो गया। अब हमारा आर 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, फैसला लेना, डिसीजन लेना, निर्णय लेना। तो निर्णय क्या होता है, 2 चीजों के बीच में, कि निर्णय लेना है, निर्णय लेना है कि जी मैं पढ़ जाऊंगी तो मैं नौकरी लग जाऊंगी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो नौकरी नहीं लूंगी। तो उन चीजों में मुझे अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं घर के काम को तरजीह दूं या मैं पढ़ने को तरजीह दूं, किसको वैल्यू करूं। वो डिसीजन लिया, निर्णय लिया। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर उनमें से चयन करना, या तो मैं घर का काम कर लूं या पढ़ के भाई मास्टर नहीं लग जाए। तो 3 का आ गया एस, सही है ये भी। अब थिंकिंग, चिंतन करना। चिंतन करना हमें पता है कि समस्या आती है, उसके बाद आप चिंतन करते हैं, आप जो है मेंटल इमेजेस यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, और आप जो है समस्या जब तक समाधान नहीं होती आप एक प्रोसेस में लगे रहते हैं जो कि आपके आंतरिक होता है। तो चिंतन क्या है, एक ऐसी क्रिया जिससे बाह्य जगत के विभिन्न लक्षणों के मानसिक निरूपण, यानी जो आपकी मेंटल तरीके की एक्टिविटी हो रही है, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस यूज कर रहे हो, इमेजेस यूज कर रहे हो, सिंबल यूज कर रहे हो, ताकि परिचालन होता है। तो ये तो हो गई थिंकिंग। तो 1 का क्यू हो गया। तो हमारा क्या ये सही है, हाँ ये सही है, यहाँ पे आ रहा है, मैंने जो पहले डिसाइड किया था, पकड़ के लेके चली थी, वो सही आ रहा है। रीजनिंग, रीजनिंग क्या है, यानी तर्कन, तर्क की आप किस चीज के लिए देते हो, आप तर्क कोई चीज पे कंक्लूजन में पहुंचने के लिए आप बताते हो ना, ये चीज इसलिए सही है, ये चीज इस मैडम की वीडियो देखने में ये फायदा हो रहा है, आप तर्क देते हो ना, रीजन आउट करते हो। ऐसी मानसिक क्रियाकलाप जिसके माध्यम से हम उपलब्ध सूचना को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए रूपांतरित करते रहते हैं, क्योंकि हम तर्क देके तो हम एंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना। मेंटल एक्टिविटी थ्रू विच वी ट्रांसफॉर्म अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो अभी इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये मैडम ये पढ़ा रही है, ये सर ये पढ़ा रहे हैं, और इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन्स, हाँ ये रीड के टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे, तो आपने रीजनिंग दी, तर्क दिया, हाँ इनको पढ़ के देखने में, इनसे पढ़ने में ये फायदा है, तो आप रीजन कर रहे हो ना, तो वो है रीजनिंग। तो बी का 2, इसका आंसर आ गया 4 का बी। एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विस्थापन, क्योंकि भाई बॉस पे तो निकाल नहीं सकता,
आके अपने से कमजोर पे निकाल रहा है ताकि अपना गुस्सा शांत करने के लिए, तो वो कहलाता है डिस्प्लेस कर देना, विस्थापित कर दिया। बॉस का गुस्सा बच्चे पे, बीवी पे विस्थापित कर दिया, अपने से कमजोर पर कर दिया, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अपनी गलती, अपनी कमियों का भांडा किसी और पे फोड़ देना। जैसे कि आप जो है एग्जाम देकर आए, आपने खुद मेहनत नहीं की अगर, और आप बोलो भाई एग्जाम ही ऐसा था, मेरे सेंटर में ही हो गया, तो आप इस तरीके से जो कह रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे के ऊपर कि एग्जाम मुश्किल है, सरकार अच्छी तरह पेपर नहीं देती, तो आप उनके ऊपर अपना अपना जो कमी है उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो कहलाता है प्रोजेक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन जो होता है ना, यानी प्रतिक्रिया विधान, प्रतिक्रिया यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से बिहेव करना। जैसे कि आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आ रही, फिर भी आप, किसी की बात पसंद नहीं आती तो क्या रिएक्शन होगा, आप उसे बोल देंगे मत कर मेरे से बात, या जो भी, आप वहां से चले जाएंगे रूठ कर, मगर आप हंसे जा रहे हो, तो एक तरीके से आप ऑपोजिट रिएक्शन दे रहे हो ना, तो वो कहलाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन, यानी पुराने तरीकों से बिहेव करना, यानी कि कोई दुखी है तो वो बच्चे की तरह बड़ा जो है वो रोने लग गया, तो रिग्रेस कर गया ना, यानी वो बच्चे जैसा बिहेव, डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, क्योंकि बच्चा जब तंग होता है तो वो क्या रोकर दिखाता है, तो इसी तरीके से बड़ा अगर किसी बात से तंग है तो वो रिग्रेस करके बच्चे की तरह रोकर दिखा रहा है, तो वो कहलाता है रिग्रेशन। इसमें पूछा गया था कि अपना गुस्सा अपने से कमजोर पर निकाल देना, वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। गति और शक्ति परीक्षण में निम्नलिखित के आधार पर अंतर किया जा सकता है। भाई स्पीड टेस्ट होते हैं ना, वो देखने के लिए होते हैं कि एक फिक्स टाइम लिमिट में आपने कितने क्वेश्चन कर दिए, तो टाइम लिमिट से जो होता है बता सकते हैं कि ये स्पीड टेस्ट है। एक टेस्ट दिया गया आपको, आप मान लीजिए सीटेट का टेस्ट दिया या रीट का आपका पेपर है, तो वो स्पीड टेस्ट है, आपको 1-2.5 घंटे या जितना भी आपका टाइम है उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने कितने क्वेश्चन करे वो आपकी स्पीड डिटरमाइन करेगी। पावर टेस्ट जो होते हैं ना, वो परफॉर्मेंस पे आधारित होते हैं, यानी कि आपको कितना समझ में आया है। अगर एक टॉपिक को डिफिकल्टी लेवल से, यानी कठिनाई के स्तर पर अरेंज कर दिया जाए, S1, S2, S3, यानी S आसान, S2 ठीक ठीक, S3 उससे मुश्किल, और आप जो है सिर्फ S2 तक ही कर पाए, S3 नहीं कर पाए, तो मतलब आपको किसी भी टास्क की, मध्यम वर्गीय किसी भी टॉपिक की उतनी समझ है, तो वो कहलाते हैं पावर टेस्ट। तो स्पीड और पावर टेस्ट को हम टाइम लिमिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पावर टेस्ट होते हैं वो टाइम बाउंड नहीं होते, स्पीड टेस्ट टाइम बाउंड होते हैं। डिफिकल्टी लेवल, हाँ, जो डिफिकल्टी लेवल होती है पावर टेस्ट के अंदर, वो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आसान, मुश्किल, उससे मुश्किल, ऐसे। और स्पीड टेस्ट के अंदर तो हमारा डिफिकल्टी लेवल ये है कि सभी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, यानी आसान भी होते हैं, कुछ मुश्किल भी होते हैं, जैसे आपके रीट के एग्जाम में आप देखते हो, तो हम 1 और 2 से कर सकते हैं। इसका आंसर ये है। वर्बल और नॉन वर्बल कंटेंट से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है, इन दोनों को जांचने के लिए टाइम और डिफिकल्टी लेवल वो ज्यादा जरूरी है, शाब्दिक अशाब्दिक वाली बात नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये है। टेस्ट की कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं, ये आपका टॉपिक भी है, देखिएगा रीट के सिलेबस में। तो टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, कोई आपको टेस्ट बनाना है, मान लीजिए कि आपको किसी अचीवमेंट टेस्ट बनाना है कि इस टॉपिक के अंदर, यानी कि मैथ्स का आप टॉपिक ले, गुणा में बच्चों को कितनी समझ आ गई है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप जो है आइटम को राइट करेंगे, यानी कि इन क्वेश्चनों से मैं जांचूंगी कि बच्चे को गुणा की कितनी समझ है। तो सबसे पहला स्टेप होएगा 4, ठीक है, इस तीनों में 4 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसको तो हमने सबसे पहले आइटम को राइट कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने आइटम्स का एनालिसिस किया, यानी कि हमारे जो आइटम्स हैं वो हर तरीके के हैं, यानी आसान वाले भी हैं, मीडियम भी है, मुश्किल भी है, क्योंकि हमारा कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एक ही तरीके के एक जैसे क्वेश्चन हो, वो अलग अलग तरीके के होने चाहिए, तभी तो हम जांच पाएंगे कि हम जो है कि वो कोई उसका अचीवमेंट हो रही है, यानी कि बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो उसके अलग अलग स्तर के क्वेश्चन होंगे तभी तो जांच पाएंगे। तो फिर हमने आइटम एनालिसिस करेंगे, तो ये 2 आएगा, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद इंटरनल कंसिस्टेंसी असेसमेंट। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, उसकी वैधता को जांचेंगे, यानी कि ये जो टेस्ट जिस चीज को मापने के लिए बनाया गया था, क्या ये वो कर रहा है, तो फिर आएगा हमारा 1। और उसके बाद आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी करेंगे। रिलायबिलिटी यानी रिपीटेबिलिटी,
यानी कि विश्वसनीयता, उसकी विश्वसनीयता जब होगी, यानी आपने जो टेस्ट बनाया, अगर आपने किसी सेक्शन में 5th क्लास के बच्चों के लिए बनाया था तो आपने 5th ए में करवा के देखा, 5th बी में करा के देखा, या किसी और स्कूल में उसी टॉपिक से रिलेटेड अचीवमेंट टेस्ट करा के देखा, तो आपके सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। यानी कि पता चल रहा है कि हाँ, इस टेस्ट के क्वेश्चन जो थे वो तीनों तरीके के थे, यानी आसान, मुश्किल और मीडियम, और वो जो टॉपिक था उसको असेस करने के लिए ये कर रहा था। तो बार बार एक जैसे रिजल्ट आएंगे तो वो बताएगा कि जो टेस्ट है वो बहुत एक बढ़िया टेस्ट है। तो इसके ये स्टेप्स है। तो 7 का आंसर ए है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की, अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन को, तो वो होती है हमारी वही मैजिकल नंबर 7 जमा प्लस माइनस 2, 7 जमा 2 9, ठीक है, और 7 माइनस 2 5। तो इसका आंसर आ गया सी। ये जो मैजिक नंबर 7 है ना, इसकी बात जो की थी वो मिलर ने की। लर्निंग ऑफ फियर्स, यानी भय के अधिगम की निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम व्याख्या होती है। भाई इसके में आप याद करेंगे, याद करना, रिलेट करके करेंगे ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, इसके बारे में वॉटसन ने काफी काम किया था, एल्बर्ट अपने बेटे के ऊपर, पीटर के ऊपर, उनका कैसे फियर हटाया। वुल्फ का जैसे अभी मैंने बताया कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक से उसने कैसे फियर्स, फोबियाज को हटाने का काम किया। तो ये सारी बातें जो थी ना, ये क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड थी, जो कि पेवलोव ने दी थी, उससे आधारित ये सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आए। तो फोबियाज को हटाना और कैसे हम भय को सीख लेते हैं और फिर कैसे उनको हटाया जाए, तो वो सब क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर तो रीइंफोर्समेंट वगैरह ये सब आता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए अंदर हम मॉडल्स पे ध्यान देते हैं, फिर ऐसा प्रोड्यूस करते हैं, मोटिवेशन मिलती है तो बार बार वही काम करते रहते हैं। लेटेंट लर्निंग, छुपी हुई लर्निंग जो टॉलमैन ने दी थी, वो भी इसका आंसर नहीं है कि वो छुपी रहती है और जब मौका मिलता है तो वो मतलब एकदम निकल कर आती है, मतलब याद है दिमाग में, वो कॉग्निटिव मैप बना के रखा है। नहीं, वो भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। कैसे वॉटसन ने अपने बेटे को जो है कोई फरी चीज से भी डरना सिखा दिया था, मतलब कि कैसे वो सफेद चीजों को देखकर भी डरने लगता था, जबकि स्टार्टिंग में वो नहीं डरता था, क्योंकि कोई भी फरी चीज आई उसने इतनी बार बार घंटी बजाई कि फिर उसके बाद कोई भी सफेद फरी चीज को देख के उसको डर हो गया। तो एक तरीके से फियर उसने उसे लर्न करवा दिया। तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग के आगे स्टेज का ही एग्जाम्पल था, मगर वो क्लासिक अनुबंधन में ही आता है। तो इसलिए इसका आंसर बी। संवेग के निम्नलिखित सिद्धांतों के उद्भव के सही क्रम का चयन कीजिए। इन सारे ये हमें दे रखे हैं थियरीज जिन्होंने हमारी संवेग के बारे में बातें की थी, तो उसके बारे में हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डार्विन ने जो दी थी वो दी थी हमारी फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस दी थी, जिसके आधार पर फेशियल फीडबैक थियरी बनी, यानी कि जो हमारे मुंह के एक्सप्रेशन होते हैं उसके साथ आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है। यानी कोई कहता है ना कि हंसते हंसते रहोगे, यानी फेस का एक्सप्रेशन हंसना, उससे जुड़ा हुआ आपका ऑटोनोमस रिस्पॉन्स जुड़ा हुआ है, यानी कि मांसपेशियां ऊपर हो रही हैं, और उसके साथ फिर एक संवेग जुड़ा हुआ है, खुश रहना। तो ऐसे ही इस एग्जाम्पल में एक भौंकता हुआ कुत्ता है, यानी बहुत ही डेंजरस है। तो फियरफुल एक्सप्रेशन ऑन माई फेस, यानी मेरे मुंह पर जो डर का भाव है उसके कारण माई सेंस इनहेंस माई सेंस ऑफ बीइंग अफ्रेड, यानी मेरा ऑटोनोमस अराउजल जो मेरे फेस पे हुआ, जिसके कारण मेरा फेशियल एक्सप्रेशन हुआ और फिर जो है मेरे को डर का अनुभव हुआ। तो ये जो दिया था ये फेशियल फीडबैक थ्योरी, ये डार्विन की हाइपोथेसिस पे बेस्ड थी। उसके बाद जो आए वो जेम्स लांजे की थ्योरी आई। जेम्स लांजे जो थे, जेम्स वो ही फंक्शनलिज्म वाले हैं हमारे, जिन्होंने दिमाग के फंक्शंस की बात की थी, और लांजे ने भी इसी टाइम पे संवेगों के बारे में ऑलमोस्ट सेम थ्योरी दी थी, तो इसलिए इनकी थ्योरी को इकट्ठे जेम्स लांजे थ्योरी कहा जाता है। जेम्स लांजे थ्योरी में ये कहा जाता है कि जैसे ही हम किसी भौंकते हुए डेंजरस से कुत्ते को देखते हैं, ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल घबरा के, डर के, मतलब आपके पसीने छूटने लग जाते हैं, लार निकलने लग जाती है और आपको डर लगने लग जाता है, ठीक है। आपको मतलब ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ जिसके कारण आपको लगा कि डर की अनुभूति हुई। तो यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पहले आया, पसीना छूटना ये सब आया, और फिर आपको डर आया। तो ये कहलाता है जेम्स लांजे की थ्योरी। इसके बाद आया कैनन बार्ड ने कहा कि जो हमारा एक दिमाग होता है जिसके अंदर सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी होती है, जिसके कारण उसी सेम ही टाइम पे आपके पसीने आ रहे हैं और सेम ही टाइम पे आपको डर की अनुभूति होती है। आई एम शेकिंग, मैं शेक कर रही हूं और फील कर रही हूं अफ्रेड, यानी मुझे डर लग रहा है, वो सेम ही टाइम पे है। तो ये दोनों एक्टिविटीज
ANS का मतलब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, यानी पसीना आना, लार आना और घबराहट महसूस होना, और जिसके कारण आपको डर की अनुभूति, ये दोनों एक साथ हो रही है, वो कैनन बार्ड में हो रही है। फिर आती है शेल्टर सिंगर की थ्योरी। शेल्टर सिंगर की थ्योरी में कॉग्निटिव अप्रेजल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी आप दिमागी रूप से देखते हैं, अगर एक कुत्ता भौंक रहा है, अगर वो छोटा सा पपी भौंक रहा है तो आपको इतना डर नहीं लगेगा, मगर एक ऐसे डेंजरस सा ये बुलडॉग भौंक रहा है तो आप कॉग्निटिवली अप्रेज करोगे इस सिचुएशन को कि भाई ये तो काट सकता है, ये तो बड़ा डेंजरस है, और फिर उसके बाद आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, पसीना वसीना आपको आने लगेगा और फिर आपको डर का अनुभव होगा। तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल जो है ना, यानी दिमाग से सिचुएशन को अप्रेज करना, उसकी बात शेल्टर सिंगर ने की थी। दिस स्नार्लिंग डॉग इज डेंजरस, ये डेंजरस है और जिसके कारण मुझे अफ्रेड फील हो रहा है। तो फियर बाद में है। इस चार्ट को याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा ऐसे देखना कि सबसे पहले डार्विन, फिर जेम्स लांजे जिसने कहा कि फिजियोलॉजी पहले और फिर डर बाद में, कैनन बार्ड उसने कहा फिजियोलॉजी और डर साथ साथ, शेल्टर सिंगर इन्होंने कहा कि दिमाग से देखोगे, सिचुएशन को देखोगे, परखोगे, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दोगे और फिर डर आएगा। तो इसका ये है 4 1 2 3। वो किस में आ रहा है भाई? इसमें सी में आ रहा है, तो इसका आंसर सी है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रेक्षण अधिगम में निम्नलिखित होता है। क्या क्या होता है प्रेक्षण अधिगम में? होता है सबसे पहले आप जो है अटेंड करते हो किसी भी स्टिमुलस को, यानी मॉडलिंग हो रही है, कोई माँ आटा बना रही है तो बच्चा जो है उसको अटेंड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसे रिटेन करते हो, दिमाग में उसकी इमेजेस बनाते हो और रिप्रोड्यूस करते हो, फिर खुद करके दिखाते हो, और अगर उस पर आपको सराहना मिलती है तो आप मोटिवेटेड होते हो और उसे बार बार कर देते हो। अगर उसी चीज पे आपको डांट दिया जाता है तो आप वो काम नहीं करते। तो अटेंशन जरूरी है, बिल्कुल सही है, रिटेंशन जरूरी है, ये तो हमने देख लिया। तो 1 जिसमें आएगा वो ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, तो इसमें 1 नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो कट गए। इसके बाद आ गया अटेंशन और रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, कुछ मिल रहा है आपको तो वो नहीं है। रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट सोशल लर्निंग थ्योरी में इसमें नहीं है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में, तो इसलिए रीइंफोर्समेंट वाला नहीं आएगा। प्रोड्यूस किया और आपको मोटिवेशन मिला, यानी आपको करने के लिए प्रेरणा मिली तो आप बार बार करोगे, तो इसका आंसर 1 और 3 है जो कि इसमें आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया हमारा ए। पर्टिकुलर इवेंट्स की मेमोरी क्या कहलाती है? पर्टिकुलर इवेंट्स, वो जैसे एपिसोड होते हैं ना लाइफ के, टीवी में भी हम देखते हैं ये एपिसोड ये एपिसोड, तो वो इवेंट से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ही हमारी LTM जो होती है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसके अंदर हमारी जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, उसके अंदर हमारी एक होती है एपिसोडिक मेमोरी, जो कि हमारे जीवन के जो एपिसोड है उनसे रिलेटेड होती है, और एक होती है सिमेंटिक मेमोरी। यहाँ LTM 2 तरीके का हो गया, एक हो गया डिक्लेरेटिव, ठीक है, और दूसरा हो गया प्रोसीजरल, यानी कि जो क्रियात्मक है, करके देखने का है। ये डिक्लेरेटिव, ये कॉन्शियस है और इम्प्लिसिट है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आती है हमारी एपिसोडिक, जो कि हमारी घटना से संबंधित स्मृति है, ठीक है। सिमेंटिक मैंने बता दिया, जो मीनिंग से रिलेटेड है, वो नहीं है। सेंसरी मेमोरी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती ही नहीं, वो तो अलग ही है। और प्रोसीजरल जो है वो किसी क्रिया को कैसे किया जाता है, कैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो वो उसके अंदर जो क्रिया है वो इन्वॉल्व है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देख के क्वेश्चनों से ना घबराएं, बड़े ही आसान होते हैं, और मैच करने के लिए तो आप एक देखिए, एक मैचिंग के क्वेश्चन में आपके 4 छोटे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रीइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर अ सेट टाइम पीरियड, यानी पुनर्बलन जो है वो एक फिक्स टाइम के बाद मिल रहा है। तो फिक्स टाइम यानी फिक्स इंटरवल, ये तो बिल्कुल सीधा सा है। पी का आ गया 3, पी का 3 किसमें? बिल्कुल सही इसमें है। रीइंफोर्समेंट मिल रही है आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, यानी एक आपको, जैसे आपने सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स किए, यानी कि आपको जो है हर पांचवा प्रोडक्ट आपने दिया, यानी 5वां सामान बना के दिया, तो आपको ही रीइंफोर्समेंट तभी मिलेगी। तो वो एक फिक्स रेशियो में मिल रही है, तो इसका आ गया Q का 1, ये भी ठीक आ रहा है। रीइंफोर्समेंट अकर्स करिए आफ्टर वेरिंग टाइम पीरियड, यानी आपकी टाइम पीरियड आपको पता नहीं है कि कभी भी मिल सकती है, तो आप जो है, जैसे कि बॉस जो है वो कभी भी प्रेज दे देगा, तो एक तरीके से टाइम इंटरवल वेरी किया जा रहा है, तो ये आ गया वेरिएबल इंटरवल। रीइंफोर्समेंट अकर्स आफ्टर अ वेरी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि परिवर्ती प्रत्युत्तरों की संख्या के बाद पुनर्बलन होता है। हमें नहीं पता कौन से रिस्पॉन्स में हमें रीइंफोर्समेंट मिलने वाली है, जैसे कि जो गैम्बलिंग करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि कौन से रिस्पॉन्स में, कौन से उसमें उनका जैकपॉट लगा रहे, तो वो कहलाती है हमारी वेरिएबल रेशो। तो इसका 4 आ गया, तो इसका आंसर ए आ गया।
जब हाल ही में अधिगमित सूचना पहले से ग्रहित सूचना की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। अब आप देखिए कि इंटरफेरेंस होता है ना, यानी किसी का इंटरफेयर करना, जैसे नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा रेट्रोएक्टिव। अब इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, एक होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, कोई नई लर्निंग है, यानी आपने कोई नई चीज सीखी, वो आपकी जो पुरानी लर्निंग है उसको रिकॉल कर जब आप करते हो तो आप पुरानी को याद ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आप इंडक्शन पे रोटी बनाना सीखने लग गए, ठीक है, आपको उसकी पूरी तरीके से आपने उसका अधिगम कर लिया। अब आप जाके आपको गैस पे रोटी बनानी है तो आपको बड़ी दिक्कत आ रही है याद करने में कि गैस पे वही रोटी कैसे बन रही थी, कहाँ गैस का, कहाँ मुझे तवा हिलाना था। तो ये कहलाता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो दूसरी होती है भाई, वो होती है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। हमेशा रेट्रोएक्टिव में याद करना कि नई लर्निंग जो है ना वो पुरानी वाली को तंग कर रही है, ठीक है, याद नहीं करने दे रही, तो इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, बैक पीछे जाके उसको तंग कर रही है। अब जो पुरानी लर्निंग है ना वो नई लर्निंग को तंग कर रही है आगे जाकर, तो वो कहलाता है प्रोएक्टिव। अब जैसे पुरानी लर्निंग है, इंडिया में आप मान लीजिए कि इंडिया में गाड़ी जो है वो राइट हैंड ड्राइव है, ठीक है, आप वेस्टर्न यूरोप वगैरह में आ गए, वहां लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अब पुरानी लर्निंग आपने तो राइट में गाड़ी चलानी सीख रखी है, लेफ्ट में आते ही आपको बड़ी दिक्कत आ रही है, तो पुरानी लर्निंग नई लर्निंग को दिक्कत कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, तो वो कहलाती है प्रोएक्टिव। हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है जब हाल ही में अधिगमित सूचना पहले से ग्रहित सूचना की धारणा पर प्रतिकूल एडवर्सली इफेक्ट डालती है तो वो क्या कहलाती है, वो रेट्रोएक्टिव कहलाती है। इंडक्शन पे चूल्हा पे रोटी बनाना वो पुरानी गैस वाले को तंग कर रही है, याद नहीं आने दे रही, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव मैंने बता दिया वो नहीं है। डिस्टॉर्शन तो ये है कि वो भूली, मतलब एक डिस्टॉर्टेड का मतलब है विरूपण, यानी कि सब मिक्स मार्क्स हो गया है, आप ढंग से बता ही नहीं पा रहे कौन सी है कौन सी क्या है, डिस्टॉर्ट हो गई है ढंग से, उनकी बाउंड्री जो थी ना वो सब मिक्स मार्क्स हो गई है, तो वो तो नहीं है। रिट्रीवल फेलियर का तो मतलब ये है कि आप याद ही नहीं कर पा रहे कि क्या क्या था, वो थोड़ी है, आपको जो है इंटरफेयर कर रही है, आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, मगर रिट्रीवल फेलियर में तो कुछ भी रिट्रीव होकर नहीं आता, मतलब कुछ भी निकल कर नहीं आता, तो इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मरण का कारण नहीं है, कौन सा कॉज नहीं है भूलने का, हम भूलते क्यों हैं, इंटरफेयर होता है, इंटरफेरेंस होता है, यानी कि आपकी जो नई लर्निंग है वो आपकी पुरानी वाली को इंटरफेयर कर रही है, उसको याद नहीं आने दे रही, तो वो प्रोएक्टिव इंटरफेयर, वो हमारा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होने लग गया, ठीक है, नए वाली पुराने वाले को याद नहीं आने दे रही। प्रोएक्टिव यानी पुराने वाली नए वाली को तंग कर रही है, नए वाली को सीख याद नहीं आने दे रही, तो वो कहलाती है प्रो। डिके यानी कि धीरे धीरे बाउंड्री खत्म हो रही है, धीरे धीरे आप टाइम के साथ चीजों को भूल रहे हैं, तो वो कहलाता है डिके, ये तो इससे आप भूल जाते हैं। रिट्रीवल इनिबिशन यानी आप जो है वो रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे, बाउंड्री सारी मिक्सअप हो गई है, आप किसी के बारे में बहुत ध्यान लगा के सोचना भी चाह रहे हो तो आपको याद नहीं आ रहा, कि आप मान लीजिए 10 साल पहले किसी बंदे से किसी मेले में मिले थे तो आप बहुत ज्यादा सोच पा रहे हो, आप उसके बाद बहुत सारे मेलों में गए तो भी, मगर आप याद नहीं कर पा रहे, इनिबिट हो रहा है, आपको याद ही नहीं आ रहा, रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आप फॉरगेटिंग का कारण है। सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन तो टेक्निक है, आपको भूल ना पाओ उसकी, आप किसी चीज को बहुत ध्यान से ध्यान लगाकर देखेंगे तो आप उस पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करके तो उसे याद रखने की कोशिश करेंगे ना, ये भूलने की टेक्निक थोड़ी है, ये तो आपकी स्मृति बढ़ाने की टेक्निक है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। एक और मैचिंग का क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे टाइप ऑफ बायस यानी अभिनति के प्रकार दे रखे हैं और निर्णय डिसीजन दे रखा है कि क्या होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, चार है ये, एंकरिंग, हाइंडसाइट, फ्रेमिंग और रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो चलिए एक एक करके हर एक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एंकरिंग, एंकरिंग, एंकर शब्द जैसे आपने देखा था कि समुद्र के अंदर भी हम कहते हैं ना, वो बड़ा सा एक इस तरीके की चीज होती है जो जहाज में हम नीचे डाल देते हैं कि वो टंगा रहे, वो एंकर कहलाता है। तो अब एंकर का आप क्या मानते हैं, एंकर का मतलब है प्रारंभिक मान मूल्य से अनुमान लगाना, उससे आप अनुमान लगा लेते हैं ना एंकरिंग से कि समुद्र की कितना गहरा है, अगर वो नीचे डालते हैं तो पता चल जाता है कि आप समुद्र के बीचों बीच में है या फिर कोने पे है, तो इसी तरीके से आप एस्टिमेट करते हो एक इनिशियल वैल्यू से लेकर, वो कहलाता है एंकरिंग। अब हाइंडसाइट, हाइंडसाइट का मतलब यानी
हिंडसाइट यानी पश्च दृश्य, आपने किसी चीज को कर लिया और उसके बाद जो आपने डिसीजन बनाया ना, वो कहलाता है हाइंडसाइट। फ्रेजिंग ऑफ सिचुएशन गाइड्स बायस डिसीजन, परिस्थिति घटने से अवनीति युक्त निर्णय का डिसीजन, यानी जो चीज परिस्थिति घट चुकी है उसके बाद आपने जो एक डिसीजन लिया है बायस्ड, वो कहलाता है हमारा हाइंडसाइट। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग के अंदर क्या होता है, आप जो है फ्रेम करते हो, जैसे कहते हैं ना कि ये इसको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, ये इसको फ्रेम करके यानी कि ये इसके बारे में कोई आप बनाने, एक धारणा बनाने की कोशिश कर रही है, यानी इसको इस चीज में फंसाया जा रहा है। एक तरीके से फ्रेम शब्द को ये इस तरीके से देखा जाए है, यानी भूतपूर्व घटनाओं का वर्तमान ज्ञान के साथ समायोजन, यानी कि अगर कोई बच्चा जो है पुराने एक्सपीरियंस से, मतलब क्लास में देखा गया कि चोरियां बहुत हो रही है और एक बार किसी एक बच्चे को आपने देख लिया कि हाँ इसने करी है, उसके बाद दोबारा कोई चोरी होती है तो आप जो है उसके बेसिस पे आप उसको फ्रेम कर रहे हो कि यही चोर हो सकता है, तो वो कहलाता है फ्रेमिंग। रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा किसी भी चीज को मोस्ट स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स, यानी कि किसी चीज, किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, जैसे इंडियन हो तो आप इंडियन नेस को रिप्रेजेंट करोगे, जैसे साड़ी, साड़ी एक तरीके से इंडियन नेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ऐसा तो नहीं है सारी लेडीज साड़ी पहनती है, मगर साड़ी को इंडियन नेस से जोड़कर देखा गया है तो वो एक तरीके से प्रतिनिधक बन गई है। तो मोस्ट स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पलर्स को सर्वाधिक प्रारूपिक उदाहरणों का चयन किया जाता है इसके अंदर, वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो भाई हमने देखा P का 1 है, ठीक है, Q का 3 है, R का 2 है फ्रेम करना, ठीक है, और 4 का रिप्रेजेंटेटिवनेस का जैसे मोस्ट स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर्स का मतलब एग्जाम्पल ही है, तो इसका आंसर बी है। हमें अरेंज करना है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि संज्ञानात्मक जटिलता के आधार पर हमें करना है। सबसे पता है हमें कि गेम्स जो होते हैं ना वो सबसे रूल बाउंड होते हैं। अगर कोई क्रिकेट का गेम खेल रहा है तो रूल बाउंड होकर खेलेगा, एम्पायर की सुनेगा, एक तरीके से उसका वेल डिफाइंड एरिया होगा उसमें खेलेगा, तो ये काफी सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये सबसे एंड में खेला जाता है। तो 4 ऑप्शन तो हमारा सबसे एंड में आएगा। तो भाई मगर देखो एग्जामिनर भी तेज है, उसने 4 ऑप्शन सब में ही दे रखा है, तो अब हमें और भी देखना पड़ेगा आगे कैसे लगाना है। आप जो है फिर सबसे छोटा बच्चा क्या करता है, सबसे छोटा बच्चा जो है ना वो ड्रामेटिक करता है, यानी वो एक छोटी सी पेंसिल को लेके अरे ये एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो ड्रामेटाइज कर रहा है ना, तो हमारा ड्रामेटिक सबसे पहले आएगा, वो इनमें है, तो भाई ये सी और डी तो कट गए। इसके बाद जो होगा वो आएगा हमारा प्रक्रियात्मक गेम, फंक्शनल गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टिव गेम्स और लोगों के साथ, यानी ड्रामेटिक, फिर फंक्शनल गेम्स खेले जाते हैं और उसके बाद खेले जाते हैं कंस्ट्रक्टिव गेम्स, यानी कुछ बनाना, जोड़ना, तोड़ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। सबसे पहले हमारे ड्रामेटिक गेम्स, फिर आ गए हमारे प्रक्रियात्मक फंक्शनल गेम्स, फिर कंस्ट्रक्टिव जोड़ तोड़ मरोड़ मिलकर खेलना, मगर रूल बाउंड नहीं है इसमें, और जब रूल आ गए तो हमारे गेम्स, तो इसलिए इसका आंसर बी है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ वस्तुएं सौभाग्यशाली होती हैं और सफलता पाने में उनकी सहायक करती है। ऐसे अंधविश्वास निम्नलिखित का परिणाम हो सकते हैं। भाई वो ऑटो शेप हो गए हैं, यानी आपने खुद ही से बना लिए हैं और आपने उस तरीके से अपना बिहेवियर शेप कर लिया है। आपने कहा है कि आप जो है कि बिल्ली जो है अगर वो रास्ता काट जाए तो वो बैड लक लाती है, तो आपने उस तरीके का एक धारणा बना ली है। आपने लकी माना है कि दही शक्कर खा के जाऊंगा तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, तो ये एक तरीके का आपके बार बार ये आपको एक्सपीरियंस हुआ, उस तरीके से आपने अपनी शेपिंग कर ली, तो ये कहलाती है ऑटो शेपिंग। इनसाइट, अंतर्दृष्टि, सूझबूझ का ये कोई सिद्धांत नहीं है। बिहेवियर को आपने अपने व्यवहार को मॉडिफाई थोड़ी किया है, आपने तो अपने व्यवहार को शेप कर लिया उस तरीके से। टोकन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आप वो टोकन इकोनॉमिक सिस्टम एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है जिसमें आप छोटे छोटे टोकन पॉजिटिव चीजें लेकर आप व्यवहार को बदल देते हैं किसी और के। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में और टोकन इकोनॉमिक्स में तो कोई और दूसरा सेकंड पर्सन है, ठीक है, मगर ऑटो यानी स्वकृत में तो आप फर्स्ट पर्सन है, आपने खुद ही के व्यवहार को इस तरीके से शेप कर लिया कि दही शक्कर से सक्सेस मिलेगी, तो ये कहलाएगा ऑटो शेपिंग। अब भाई वाइगोत्स्की जी भी आ गए, उनका सवाल आ गया, देखिए, नए या चुनौतीपूर्ण कार्य पर निपुणता हासिल करने के लिए बच्चे के प्रयासों को जिस प्रकार से अध्यापक, अभिभावक या ज्यादा निपुण व्यक्तियों द्वारा
नम्य तथा प्रासंगिक ढंग से सपोर्ट मिलता है। तो भैया वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट है स्कैफोल्डिंग। जैसे कि एक सीढ़ी नुमा सपोर्ट है, जिससे आप जो है बच्चा जिस स्तर पे काम कर रहा होता है उससे वो और ज्यादा कर जाए मदद देते हुए, तो वो कहलाती है हमारी स्कैफोल्डिंग। समाज का इन्फ्लुएंस, ये तो टर्म बहुत ही जनरल है। और सोशल मीडिएशन, समाज जो है वो बीच में लाके मदद कर रहा है। समाज बड़ी टर्म है हमारा, पर्टिकुलरली टीचर, पेरेंट्स और मोर कॉम्पिटेंट मदर जो कि बच्चे की मदद कर रहे हैं। तो उस टर्म के लिए स्कैफोल्डिंग एक बहुत डेफिनेट टर्म है, इसलिए इसका आंसर स्कैफोल्डिंग आएगा, जिसका कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया था। सोशल रेफरेंसिंग, सामाजिक हवाला देना कि ऐसा हो रहा है समाज में, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। जिस सिद्धांत के अनुसार ज्यादा अधिमानी गतिविधि को कम अधिमानी गतिविधि को पूर्ण बलित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वही कहते हैं प्रीमार्क सिद्धांत। प्रीमार्क सिद्धांत, जिसको कि ग्रैंड माँ का लॉ यानी कि नानी दादी का लॉ, उसमें क्या होता है? उसमें आप जो होते हैं कि क्या करते हैं कि आप पहले ये करो, यानी कि काम जो यानी कि लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी होती है उसको आपको रीइंफोर्स करना है करने के लिए। तो आप उसे कहोगे ये कर दोगे ना तो तुम ये कर लेना। जैसे कि पुट योर शूज ऑन, यानी अपने जूते पहन लो तो तुम बाहर जा सकते हो। आप अपना लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी है होमवर्क करना, मगर आपने उसको बार बार पेयर किया है कि एक प्रेफर्ड एक्टिविटी यानी कि जो करना चाहता है उसके साथ आप डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क कर लो, तब तुम जाकर बाहर खेल सकते हो। तो प्रीमार्क प्रिंसिपल है, एक कॉमन टूल है जिसमें एक हमारा नॉन प्रेफर्ड टास्क होता है, यानी कि जो हम नहीं करना चाहते उसको करवाया जाता है कि एक प्रेफर्ड टास्क से जोड़कर, यानी कि आप इफ और इस लाइक यूजिंग फर्स्ट दिस एंड दिस, पहले ये करो तो ये कर सकते हो, पहले ये करो तो ये कर सकते हो। तो पहले काम कर लो, पहले रीट के एग्जाम की तैयारी कर लो, फिर जाके मूवी देख सकते हो। तो वो आ जाएगा आपका प्रीमार्क सिद्धांत। ट्रेस कंडीशनिंग जो होती है वो बहुत ही छोटी ट्रेसेस को यूज करते हुए किसी बंदे को कंडीशन करना, वो ट्रेस कंडीशनिंग कहलाती है। हल ने जो दिया था वो बिहेवियर जो है वो ड्राइव इनटू हैबिट है, वो नहीं आएगा कुछ भी। स्टिमुलस का जनरलाइजेशन, ये तो कोई बात नहीं है कि एक ही चीज सब पे जनरलाइज हो गई, यानी कुत्ता जो था वो हर तरीके की घंटियों की साउंड पे लार टपकाने लगा, वो नहीं है। इसके अंदर ये है कि आपको लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी जो नहीं करना चाहते उसको करवा रहे हो, आप एक मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी जो करना चाहते हो उसके लिए, तो उसको आप साथ में करवाओगे, मगर आप ये कहोगे कि पहले ये कर ले फिर ये कर लियो, पहले ये कर ले फिर ये कर लियो। एटकिंसन और शिफरिन ने एक मॉडल दिया था ह्यूमन मेमोरी का, तो उसका सीक्वेंस क्या है? उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, वो हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है, जिसके अंदर हम सुनते हैं, देखते हैं और अदर सेंसेस यूज करते हैं, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है और 1 सेकंड से कम तक उसमें रहती है। फिर हम उसमें सेलेक्टिव अटेंशन देते हैं कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है। फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो हमारा सबसे पहले आया अटेंशन, फिर अटेंशन से जो आया वो हमने सबसे पहले तो आया देखो सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी आई, ठीक है। अटेंशन तो बाद में आया, सेंसरी मेमोरी से हमने अपने अटेंशन दिया, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, उसकी कैपेसिटी स्मॉल होती है, इसमें 7 + -2 अनरिलेटेड आइटम्स रह सकते हैं और 30 सेकंड से कम रहती है। फिर हम इलेबोरेटिव रिहर्सल, चीजों को जोड़ जोड़ के प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म में चली जाती है। तो इलेबोरेटिव रिहर्सल के द्वारा वो लॉन्ग टर्म में चली गई, जिसकी ड्यूरेशन लाइफ टाइम रह सकती है, मगर परमानेंट होती है, स्टोर होती है, मगर वो प्रैक्टिस और बार बार उसको रिहर्सल मांगती है। तो इसलिए इसका आंसर बी है। ये मॉडल याद रखिएगा, ये एटकिंसन और शिफरिन ने दिया है, मॉडल ऑफ ह्यूमन मेमोरी। कार्य की ज्ञात नियुक्तियों का सुविचारित अनुप्रयुक्ति, यानी एक टास्क है उसके बारे में आप जानते हो कि क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कैसे उसको एडवांस में यूज करना है, मॉनिटर कैसे करना है अपने एक्शन में, कैसे अपना आउटपुट इवेल्युएट करना है और कैसे अपना बिहेवियर सब्सिक्वेंटली मॉडिफाई कर देना है। तो ये क्या है? ये सारी बातें खुद से जुड़ी है ना, आप अपने व्यवहार को खुद रेगुलेट कर रहे हो। मुझे एग्जाम देना है तो मुझे सुबह इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ये करना है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, पहले उसकी टेस्ट सीरीज करनी है, फिर ये करना है। तो आपने सेल्फ रेगुलेट किया ना, स्व विनियमित अधिगम किया ना, तो इसलिए ये कहलाती है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। इम्प्लिसिट लर्निंग, अपने आप से ये कुछ नहीं है। डिडक्टिव, यानी कि आपने निगमन रीजनिंग थोड़ी कर रहे हो कि कोई फॉर्मूला दे दिया फिर आप उसके एग्जाम दे रहे हो। कॉग्निटिव, यानी कि ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष तो जुड़ा है, मगर उस संज्ञानात्मक पक्ष में आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हो, सेल्फ को
रेगुलेट कर रहे हो और उस पे बेस्ड लर्निंग कर रहे हो, तो इसलिए इसका आंसर बहुत ही स्पेसिफिक ए है। हम भाषा संरचना का संपूर्ण अर्थ तथा भाव किस स्तर पर समझते हैं? भाई वो समझते हैं हम प्रोसोडिक कंटाउंड पे, यानी छंद शास्त्रीय परिरेखा में। फोनीम्स में तो जो होता है ना, हम सिर्फ साउंड की बात करते हैं, जैसे प फ, ये साउंड जो है वो। सिंटेक्स जो है वो हमारा सेंटेंस के आधार पर होता है, वाक्य आधारित होता है। मॉर्फीम्स ये हमारे मीनिंग के आधार पर होता है, यानी अर्थ से रिलेटेड। और जब छंद होता है ना, तो उसमें साउंड भी होती है, सेंटेंस भी होते हैं, मीनिंग भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज के हम स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं, संपूर्ण अर्थ तथा भाव यूज कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप के रस होते हैं इसमें, तो इसलिए इसका नाम आएगा सी, प्रोसोडिक कंटाउर। ये बहुत ही बढ़िया एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। दो चरों के साझे प्रसरण के प्रतिशत के संबंध में हमें कोफिशिएंट ऑफ परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉमन वेरिएंस शेयर्ड बाय टू वेरिएबल्स अरेंज द फॉलोइंग कोरिलेशन। ये कोरिलेशन दे रहे हैं हमें, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि हमें इन्हें व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनसे करेंगे। कई बार आपको डिसेंडिंग में लगाने में दिक्कत हो, तो ऐसा करो इंक्रीजिंग में लगा दो, यानी छोटे से बड़ा लगा दो और फिर उल्टा करके आंसर देख के लगा देना। तो मैं तो ऐसे ही करूंगी, मुझे उसमें आसानी रहती है। तो मैं इंक्रीज में लगा के इसे देख रही हूँ और एंड में आंसर में मैं पलट दूंगी। इंक्रीज में मैं सबसे पहले देखूंगी, जो कोरिलेशन होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है दो चीजें एक साथ बढ़ रही है या फिर दो चीजें एक साथ घट रही है, वो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, या फिर एक चीज घट रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ये आप नंबर लाइन से रिलेट लेके मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपस में जुड़ी ही नहीं हुई। जितनी जो +1 या -1 के जितनी पास होगी ना, वो हाईली कोरिलेटेड होगी। इसका सेंस नेगेटिव और प्लस का उस टर्म्स में है। अब एक के पास 0.40, आप जो है 0.40 देखो, ठीक है, ये कम कोरिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आएगा 0.5, ठीक है, फिर आएगा 0.6, फिर आएगा 0.7। अब 0.4 वाला ऑप्शन है 4, 0.5 वाला 2, 0.6 वाला 1 और 0.7 वाला 3। तो 3, 1, 2, 4 ए। आप इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको ऑर्डर में लगाना है, तो आप इसमें जमा घटा को तो हटा दीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आप इन्हें क्रम में लगाइए कि पहले 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7। अब जो है ना, -0.5 हो या +0.5 हो, वो एक ही बात शो कर रहा है कि माइनस वाला जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है और प्लस वाला पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मगर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट है, यानी ठीक ठीक है। अगर -1 वाला है और +1 वाला है, वो उन दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। -1 वाली बताएगी दो चीजें बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ी हुई, इनवर्स रिलेशनशिप है। +1 वाली दिखाएगी कि दो चीजें आपस में बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये हटा दीजिए और उसके बाद जो है आप, मैंने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और फिर पलट दिए मैंने, और ये आंसर आ गया ए। स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी थी, ठीक है, उसने कंपोनेंट्स दिए थे और उन कंपोनेंट से रिलेटेड उसने टाइप्स दी थी। ये ट्राइआर्किक मॉडल था उसका, थ्योरी का ट्राइआर्किक, जिसके अंदर हमारा देखा जाए ACP था हमारा, एनालिसिस, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। ठीक है, अब प्रैक्टिकल चीज कहाँ होगी? प्रैक्टिकल चीज जो होगी वो हमारी सांदर्भिक होगी, यानी किसी चीज में क्या प्रैक्टिकल आपकी नॉलेज यूज कर पा रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होगी। एनालिसिस, जैसे तोड़ना, तो तोड़ना किससे रिलेटेड है? कंपोनेंट से, घटकों से रिलेटेड है, तो R का आ गया हमारा 1। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड है हमारी सृजनात्मकता, तो P का आ गया 2। तो P का 2, ठीक है, Q का 3 और R का 1, ये हमारे आंसर आ गए। इसको याद रखना है, ACP यानी एनालिटिकल, जो कि कंपोनेंशियल घटकीय से रिलेटेड है। C से यानी क्रिएटिव, जो कि एक्सपीरियंशियल, जो आपका सृजनात्मकता आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे रिलेटेड है। P से यानी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हमारी संदर्भ से रिलेटेड है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। इसका ट्राइआर्किक मॉडल था इंटेलिजेंस का। इसका आंसर देख लीजिएगा बच्चों, आंसर की में A दे रखा है, जबकि इसका आंसर जो है वो C है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, अटैचमेंट, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म
और सेंट्रेशन, सेंट्रेशन की बात यानी कि चीजों को, एक ही चीज को देखना और बाकियों को इग्नोर कर देना, यह हमें बिल्कुल पता है कि इसकी बात पियाजे ने की थी, जो कि हमारा प्री ऑपरेशनल चाइल्ड बच्चा सेंट्रेशन करता है। ठीक है, तो एस का जो है वो 2 है, तो एस का 2 किसमें है, इसमें है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, इसकी बात की थी बेंडूरा ने की थी। एक बंदा होता है, उसके ऊपर जो है वो पर्सन जो होता है वो इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है और उसकी खुद की साइकोलॉजी का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो वो एक बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, एक व्यवहार को डिटरमाइन करने के लिए बंदे का खुद का वो कैसा है और इन्वायरमेंट से उसे क्या मिल रहा है, ये चीजें आपस में सब इंटरेक्ट करती है, तो बंदे का व्यवहार पता चलता है कैसा है। तो इस टॉपिक को बेंड्यूरा ने कहा था, तो आर का आ गया 3। ठीक है, अब पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, जो कैसे ऑथोरिटेटिव होने चाहिए पेरेंट्स, यानी कि बहुत ही अपनी चलाने वाले, डेमोक्रेटिक होने चाहिए, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स की बात बोमरिंड ने की थी, तो इसका आ गया 1। पी, एक्चुअली पेरेंटिंग स्टाइल्स पी का 4, हाँ, और क्यू जो है यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट के बारे में बोल्बी ने काम किया था, इसने सामूहिक अटैचमेंट की बात की थी, कैसे बच्चा जो है अपनी केयर टेकर के साथ कैसे अटैचमेंट थियरी उसने दी थी, संवेगों से रिलेटेड और केयर टेकर से रिलेटेड, उसकी बात बॉल्बी ने की थी। तो क्यू का आ गया हमारा 1, तो इसलिए इसका आंसर आ गया सी। संवेगात्मक बुद्धि का संगठन, जैसा कि मियर तथा सॉल्वे ने स्पष्ट किया है, निम्न में से कौन सा नहीं है? द एबिलिटी टू यूज टू इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग, चिंतन को बढ़ाने से रिलेटेड नहीं। मेयर और सोल्वे ने ईआई की बात की थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की, उसके अंदर यह है कि हम इमोशंस को कैसे परसीव करते हैं, संवेगों को ठीक ठाक समझना, उनका मूल्यांकन करना तथा अभिव्यक्त करना, इसकी योग्यता होनी चाहिए, तो वो बंदा सांवेगिक रूप से इंटेलिजेंट है। तो सेकंड तो है इसका। ठीक है, और हमें बताना है इज नॉट अ कंपोनेंट। ठीक है, सेकंड तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट है। द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस, अप्रेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस एप्रोप्रिएटली, संवेगों को उपयुक्त रूप से समझना और मूल्यांकन करना तथा अभिव्यक्त करना, ये भी एक कंपोनेंट है। तो 2 और 3 तो कंपोनेंट है और हमें बताना नहीं है, तो 2 और 3 तो जिसमें होंगे ना उस ऑप्शन को काट दो। ठीक है, ये तो कट गए। अब आ गया हमारा एक तो हमें पता चल गया कि ये कंपोनेंट नहीं है, थिंकिंग वाला, इमोशन, एबिलिटी टू यूज इमोशन टू फैसिलिटेट थिंकिंग, इमोशंस को यूज करना ताकि आप चिंतन बढ़ा सको, वो नहीं है रिलेटेड इमोशनल इंटेलिजेंस से। तो 1 वाला तो हमें पता है कि नहीं है, तो ये केवल 4 दे रखा है, इसमें है ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया बी। 4 क्या है वो भी देख लेते हैं। नए तथा भिन्न संदर्भों को अनुकूलन बनाने, उपयुक्त संदर्भ का चयन करने तथा अपने वातावरण को अपनी जरूरतों के अनुसार प्रभावी ढंग से गढ़ना। अरे भाई ये तो सब सेल्फ रेगुलेशन में है, वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो 4 भी आ गया, तो इसलिए इसका आंसर आ गया बी। चॉम्स्की ने निम्नलिखित में से भाषा के विकास पर कौन सा मत नहीं दिया है? नॉट आर्ग्यू। चॉम्स्की ने एक यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जिसको बच्चा सीख जाता है आराम से, और एक एलईडी डिवाइस लेके पैदा होता है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि जेनेटिकली वायर होती है, वो जैविक रूप से तारबंद होती है और इन्वायरमेंट से जब वो सुनता वगैरह है तो वो आराम से सीख जाता है। ठीक है, एक इनेट मॉड्यूलर लैंग्वेज है, यानी कि एक जन्मजात मॉड्यूलर लैंग्वेज है, ये भी सही है। इट इज बेस्ड ऑन रीइंफोर्स्ड लर्निंग, वही ये बात उसने नहीं की थी, ये व्यवहारवादियों ने बात की थी, तो इसलिए इसका आंसर डी है। बाकी तीनों बातें उसने करी थी। अब हमें साइकोलॉजिस्ट दे रखे और उन्होंने कई मेजर्स यूज किए थे, तो उनके बारे में हमें देखना है। अब हमें इनमें से जरूरी नहीं हमें चारों आते हो, मगर हमें कुछ आते होंगे ना तो भी हम मैचिंग अच्छी तरह कर पाएंगे। देखते हैं। अब हमें पता है कि रोजनविग जो थे उन्होंने पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी की थी, यानी पिक्चर्स दी थी, एक तरीके का प्रोजेक्टिव मेथड था पर्सनैलिटी मेजर करने का, और पिक्चर्स के अंदर जो अपना वो पिक्चर देखते हुए बंदा जो कहानी बताता है या फिर कि ये डायलॉग इसको ये बोलना चाहिए, तो उस पर आधारित वो अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर देता है। तो रोजनविग ने जो दिया था वो तो 3 का क्यू हो गया। अब 3 का क्यू किस में आ रहा है? क्यू का 3 देखो इसमें आ रहा है, ये तो हमें पता था, तो चलो ठीक है। मिलग्राम ने जो दिया था वो एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसके अंदर लोगों को कहा गया था कि आपको इसको शॉक देना है, और असली में कोई शॉक नहीं लग रहे थे, मगर वो एक तरीके से देख रहा था कि एक्सपेरिमेंटर के बोलने पे लोग उसकी बात कितनी मानते चले जाते हैं, मतलब वो छोटी बात मानते हैं फिर धीरे धीरे वो कितनी हाई लेवल तक का शॉक भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो वो एक ओबीडियंस से रिलेटेड था, यानी आज्ञाकारिता, प्रयोगशाला, आघातजनक, वो एक एक्सपेरिमेंट उसने किया था, वो मिलग्राम ने किया था।
तो 2 का 4 भी सही है। 4 और R, 2 और S, ये ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा पहला। पहले का जो है वो है P1। बस जो थे उन्होंने एक एग्रेशन मशीन दी थी। एग्रेशन मशीन के अंदर भी कहा गया था लोगों को कि वो एग्रेसिव तरीके से, मतलब असली में जो है वो एग्रेशन तो शो नहीं हो रहा था उस, मगर उसके अंदर लोगों को कहा जा रहा था कि आप कितना ज्यादा दूसरे को, एक मशीन सी थी जिसमें मिलग्राम की तरह ही ये था कि कितना वो एग्रेसिव आप हो जाते हो, यानी आप किसी को शॉक देने के लिए आप कितना दे सकते हो। और जो बंदा है ना वो अंदर बैठा वो एक्टिंग कर रहा था, अरे अरे मेरे को डर लग रहा है, मतलब कि, और आप कितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो। तो ये भी बस का एक्सपेरिमेंट था। और स्पीलबर्ग, ठीक है, यानी कि 4 का आर है। स्पीलबर्ग जो थे उन्होंने दशाशील गुण क्रोध सूची दी थी, एक स्टेट रेट एंगर इन्वेंट्री बनाई थी जिसमें स्टेटमेंट्स थी आई के टर्म में, जो कि एंगर यानी क्रोध को नापने वाली थी, वो स्पीलबर्गर ने बनाई थी। तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। अब हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल है। इससे पहले कि बच्चा पेन या पेंसिल पकड़ने में अपनी उंगलियों का उपयोग करने लगता है, लिखने में पूरी भाग का उपयोग करना किसका सूचक है? भाई आप जो है डेवलपमेंट होगी प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी बड़ी चीजें पहले करेगा फिर धीरे धीरे वो और सूक्ष्म चीजें करने लग जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर कोई है इंसान तो यहाँ से लेके वो बाजू कर रहा है और फिर धीरे धीरे उंगलियां और फिर और सूक्ष्म काम करने लग गया। तो ये हो गया हमारा समीप दूरस्थ का सिद्धांत। सिफेलोकॉर्डल शिरोपुच्छिया, तो ये है कि सर से पैर तक होता है, ठीक है। स्पेसिफिक मूवमेंट का कोई सिद्धांत नहीं है। और न्यूरल कंट्रोल तंत्रीय नियंत्रण से भी कुछ इसका रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ ये टेस्ट आपको काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। ऐसे ही मॉक टेस्ट करते रहिए और अपना रिजल्ट टेलीग्राम ग्रुप में हमें डालते रहिए। अपनी प्रॉब्लम्स भी आप डाल सकते हैं। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ये इस मॉक टेस्ट की आंसर की है जिसमें कि एक संशोधन है कि 26 का जो आंसर है ना वो सी है। थैंक यू।